Welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story. च 5 जाने मन। माही बड़े गौर से न्यूज़ देख रही थी। जैसे जैसे वह न्यूज़ देख रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा सख्त होते जा रहे थे। लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो उसे यामिनी जी की बातों से आ रहा था। वही उसके प्यार डैडी उसे आराम से अंगूर खिला रहे थे। तभी माही की माँ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। उन्होंने जैसे ही इन दोनों बाप बेटी को देखा तो दोनों को डांटते हुए बोली, अंडस्को, आपने इस लड़की को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। देखो तो जरा कितनी आलसी हो गई है। अपने हाथ से अंगूर तक नहीं खा पा रही है। पता नहीं जब इसकी शादी होगी तब इसका क्या होगा। समझा दीजिए इसे, ससुराल में इसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली। कहते ही वह अपना सिर नामे हिलाते हुए पंछी को देखती हैं, जो तैयार होकर उनके पीछे खड़ी थी। माही मिस्टर जायसवाल को मुस्कुराते हुए देखती है तो मिस्टर जायसवाल मिसेज जायसवाल को देखते हुए मुंह बनाकर बोले, अंडस्को, तुम भी ना, जब देखो मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। अभी तो वह छोटी सी ही है, उम्र ही क्या है उसकी। मिसेज जायसवाल एक गहरी सांस लेती है, फिर पंछी का हाथ पकड़कर बोली, अंडस्को, मैं और पंछी मेरे दोस्त के घर जा रहे हैं। तुम दोनों आराम से इस घर में राज करो। और हाँ, एक भी सामान फैलाया तो वापस आकर तुम दोनों से ही सफाई करवाऊंगी। रात का खाना तुम दोनों बना लेना, मैं और पंछी रात को ही आएंगे। ऑर्डर सुनते हुए दोनों वहां से चली गई। उनके जाते ही माही मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, डैडी, आपको नहीं लगता मम्मा आजकल बहुत ज़्यादा डांटना लगी है। मिस्टर जायसवाल उसके माथे पर किस करके जवाब देते हैं, अंडस्को, पर क्या करूं बेटा, मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, तुम ही कुछ बोल दिया करो। माही उठकर बैठ गई, फिर अपने पैर को मिस्टर जायसवाल के गोद में रख देती है तो मिस्टर जायसवाल उसके पैरों की मालिश करने लगते हैं। माही मालिश का मजा लेते हुए कुछ सोचकर बोली, अंडस्को, डैडी, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, इसलिए मॉम को कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं बहुत ही संस्कारी बेटी हूँ। यू नो वॉट, अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मिस्टर जायसवाल सहमति में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, अंडस्को, बिल्कुल सही कहा रही हो, तुम्हारी इमेज खराब हुई तो मतलब मेरी इमेज खराब हुई। माही इंटरेस्ट के साथ बोली, अंडस्को, तो डैडी क्यों ना हम किसी विलन को ढूंढ कर लाए जो मम्मी को सबक सिखाएं। वो दोनों कुछ सोचने लगते हैं। अचानक ही दोनों के दिमाग में कुछ आया और दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर दोनों एक दूसरे का हाई फाई देते हुए बोले, अंडस्को, काम बन गया। माही जल्दी से अपना फ़ोन निकलती है और किसी का कॉल लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ खुराना महल के बाहर अभी भी मीडिया वाले खड़े थे। यामिनी जी गार्ड्स को इशारा करती हैं तो सभी गार्ड्स मीडिया वालों को पीछे धकेलते हुए महल से निकाल देते हैं। उनके जाते ही कयामत हंसते हुए बोला, अंडस्को, मॉम, आज तो आपने कमाल कर दिया। खैर, मुझे लगता है अब मुझे कंपनी जाना चाहिए। आखिर वहाँ भी तो सब संभालना है, क्योंकि सबने एमके की रट लगा रखी है। सब उसे ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर चाहते हैं। मुझे कैसे भी करके अपने पैर कंपनी में जमाने होंगे। उसने जैसे ही यह कहा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने माही का सुंदर चेहरा आ गया। वह माही के नाजुक से शरीर के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, अचानक एक आदमी भागते हुए आया। उस आदमी को देखते ही कयामत की एक आईब्रो ऊपर हो गई और उसने अपनी शर्द आवाज में पूछा, अंडस्को, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था। वह आदमी थोड़ा सा डरते हुए जवाब देता है, अंडस्को, सर, सभी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को रद्दी के भाव में बेचने को तैयार है। उन्होंने कहा है, अगर एमके वापस नहीं आया तो वह सभी कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। इससे हमें बहुत नुकसान होगा। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त पेंडिंग में पड़े हैं। ये सुनकर कयामत गुस्से से अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारते हुए बोला, अंडस्को, एमके, 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 सबको एमके क्यों चाहिए?
मैं उस एमके को देखना नहीं चाहता। यामिनी जी उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने गुस्से को शांत करती हैं। फिर कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, बेटा कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कयामत कंफ्यूज होकर उनको देखता है। तो यामिनी जी महल की तरफ देखते हुए बोली, अंडस्को, मुझे लगता है अब दुनिया वालों के सामने एमके को आ जाना चाहिए। प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम्हारे नाम हो चुकी है। क्या फर्क पड़ता है एमके प्रेसिडेंट बने या नहीं? लोगों की नज़रों में वो प्रेसिडेंट रहेगा, पर असली प्रेसिडेंट तो तुम रहोगे। सारी मेहनत वह करेगा, लेकिन उसका मजा हम लेंगे। दिन रात गधों की तरह वह काम करेगा, पर उसके सारी मेहनत हमें मिलेगी। अब माँ की बात सुनते ही कयामत खुश हो गया। वह अपनी माँ के गले लगाते हुए बोला, अंडस्को, मॉम आप तो अमेजिंग है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करने लगे। कुछ देर बाद कयामत एमके के रूम के अंदर बैठा था। एमके एक्सप्रेशन लेस भाव से सोफे पर बैठा था, लेकिन वह कयामत को देख नहीं रहा था। उसकी आंखें सिर्फ सामने दीवार की तरफ थी। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे, मगर उसका सुंदर अट्रैक्टिव चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जिस पर इस वक्त मास्क था। कयामत एमके को इंटरेस्ट के साथ देखता है, फिर आराम से बेड पर बैठते हुए बोला, अंडस्को, एमके तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा कितना अच्छा भाई हूँ। मैंने इन 6 महीने में तुम्हारा कितना अच्छे से ध्यान रखा। कहते ही वह एमके को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखता है। एमके के गर्दन पर एक चोट का निशान थे, जो साफ बयां कर रहे थे कि ये 6 महीने उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कयामत अपनी जगह से उठा और एमके के करीब बढ़ते हुए अपने पॉकेट के जेब में हाथ डालता है। फिर उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अंडस्को, पता नहीं तुम्हारे चेहरे में ऐसा क्या है जो तुम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। कहीं 6 महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तुम्हारा चेहरा बर्बाद तो नहीं हो गया? कहकर वह हंसने लगा। वो उसके मास्क छुता, उससे पहले ही एमके ने रिएक्ट किया और उसकी कलाई को पकड़कर उसे एक्सप्रेशन लेस भाव से देखने लगा। लेकिन उसकी आंखें इतनी खतरनाक थी कि कयामत के दिल की धड़कन बढ़ने लगी, मगर डर से वह एक कदम जल्दी से पीछे हो गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अंडस्को, मुझे डराना बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर से यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है और तुम्हारी माँ भी मेरे कब्ज में है। मैं जब चाहे उन्हें मार सकता हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह करो। इतना कहते ही वह एमके को काफ़ी कुछ सुनाता है और उसे काफ़ी कुछ बताता है। लगभग 1 घंटे बाद वह रूम से बाहर निकला। उसके रूम के निकलते ही एक लंबा कद काठी वाला इंसान भी रूम से निकला, जो कि एमके था। एमके बिल्कुल स्ट्रेट रोबोट की तरह चल रहा था। उसका हाथ इस वक्त उसके एक पॉकेट में था। उसने डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में महंगी वॉच थी, पैरों में पॉलिश किए हुए जूते हैं और उसके बाल जेल से सेट थे। वो एकदम यंग सीईओ लग रहा था। आधे घंटे बाद कई सारी रोल्स रॉयस एक बड़ी सी इमारत के सामने रुकी। कई सारे गार्ड बीच वाली कार को घेर लेते हैं। पैसेंजर सीट का डोर ओपन हुआ और एमके बहुत ही स्टाइल से बाहर निकला। उसके हर एक एक्शन में एक अलग ही एटीट्यूड और एक अलग ही अंदाज झलकता था, जो उसे बाकियों से अलग बनाता था। वह अपने कोट के बटन को खोलते हुए अपने कोट को झटकता है और अंदर जाने लगता है। एमके का ऑरा ऐसा था कि सभी उससे डरते थे। कंपनी में मौजूद जितने भी लोग थे, उन्हें जैसे ही पता चला आज एमके आया है, तो सभी शॉक थे। सभी का दिल डर से धड़क रहा था। सभी जल्दी जल्दी अपने काम में लग गए। यहाँ तक कि एक ग्रुप जो आलसी होकर अपने डेस्क के ऊपर पैर रख कर बैठा था, वह भी हड़बड़ाहट में अपनी सीट से गिर गया और फिर डरते हुए अपने काम को करने लगा। एमके सीधे अपने केबिन में गया, जो 50वें फ्लोर पर बना था। वहाँ पर हर किसी का आना मना था। पूरा फ्लोर बस कांच का बना था। केबिन के अंदर पहुँचते ही एमके ने अपनी नज़रें उठाकर देखा, तो वहाँ पर पहले से ही एक आदमी खड़ा था। उस आदमी की नज़रें जैसे ही एमके की नज़र से टकराई, दोनों की ही नज़रों में एक अजीब सी चमक नजर आई, जो अगले ही पल गायब हो गई।
कयामत घूर के उस आदमी को देखते हुए बोला, अंडस्को अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम तब से एमके के साथ हो जब वो 6 साल का था। जब एमके ने कंपनी संभाली तब भी तुम उसके असिस्टेंट बनकर रहे। इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके एमके की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। चाहे जो करना पड़े, मुझे कंपनी ऊंचाइयों पर चाहिए। अगर कंपनी को एक भी नुकसान हुआ तो ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों को पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। कहते ही वह उन दोनों को वार्निंग भरी नजरों से घूरता है, फिर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सर्द हो जाते हैं। अचानक उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। एमके सेओ की चेयर पर जैसे ही बैठता है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक नजर आई, पर फिर उसकी आंखें एक्सप्रेशन लेस हो गई। वो अपने एक हाथ से अपनी गर्दन पर हाथ फिरता है, फिर अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके केबिन के डोर को देखने लगा। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। अर्जुन आगे आते हुए एमके के सामने खड़ा हो गया, फिर एक फाइल देते हुए बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट, यह वह प्रोजेक्ट है जिसे हमने 6 महीने पहले छोड़ा था। उस फाइल को देखते हुए एमके अपना सर हाँ में दिला देता है, पर बोलता कुछ नहीं। अर्जुन धीरे धीरे एमके को सारी अपडेट देने लगता है। शाम के लगभग 6 बजे एमके सुबह से ही बिजी था। वह जस्ट अभी अभी कैबिन में पहुंचा था तो उसने देखा कयामत वहां पर बैठा हुआ है। कयामत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन एमके को देखते ही वो कुटिलता से मुस्कुराया। कयामत अपनी जगह से उठा और अपनी जेब में हाथ डालकर एमके को घूरते हुए बोला, अंडरस्को एमके, हमारा एक प्रोजेक्ट काफी वक्त से रुका है। उसे एक लड़की संभाल रही है। सुना है वह लड़की बहुत ही यंग है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वह हमारे साथ डील तभी करेगी जब तुम उसके साथ एक रात बिताओगे। इसलिए होटल डायमंड 7 बजे पहुंच जाना। तुम्हें उसे बहुत अच्छे से खुश करना होगा ताकि यह प्रोजेक्ट हमें मिले, क्योंकि वह लड़की इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। अगर वह हमसे जुड़ गई तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। उसकी बात सुनते ही एमके और अर्जुन के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। एमके तो अपनी मुट्ठी कसके बंद कर लेता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। कयामत जैसे ही ये देखता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को दबाते हुए बोला, अंडरस्को कोई भी चालाकी मत करना। जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ मेरे पास है। वह सब छोड़ो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा राज मैंने अपने सीने में दबाया है। क्या तुम चाहते हो दुनिया वालों को उसके बारे में पता चले? अगर नहीं चाहते तो जल्दी जाओ और मुझे कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। कहते ही कयामत वहां से चला गया। उसके जाते ही अर्जुन गुस्से में बोला, अंडरस्को आखिरकार यह इंसान चाहता क्या है? इसे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही एमके अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए केबिन से बाहर जाने लगा। ये देखकर अर्जुन उसके पीछे आया और हैरानी से बोला, अंडरस्को क्या तुम उसकी बात मानकर होटल जा रहे हो? एमके एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर दृढ़ता से सामने देखने लगा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था, पर क्या ये किसी को नहीं पता था। 7 बजे बजने में लगभग 10 मिनट बाकी थे, तभी एमके की कार होटल डायमंड के सामने रुकी। गार्ड्स ने पूरे होटल को खाली करवा दिया था और उसे घेर लिया था, क्योंकि एमके को ज्यादा लोग अपने आसपास पसंद नहीं था। एमके कार से निकाला और अंदर जाने लगा। उसके साथ अर्जुन भी था। कुछ ही देर में वो दोनों एक रूम के सामने खड़े थे। एमके पिछले 10 मिनट से उस रूम को घर रहा था, इसलिए 7 कब का बज चुके थे। देखते ही देखते 7:05 हो गए थे। अर्जुन टाइम देखकर घबराते हुए बोला, अंडरस्को एमके 7:05 हो चुके हैं। हम 5 मिनट लेट हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस लड़की को ठिकाने लगा दूं? पर एमके हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। उसने कुछ देर तक उस दरवाजे को घूरा, फिर समय देखा तो 7:20 हो रहा था। उसने अचानक ही डोर का हैंडल पाड़ा और डोर खोल दिया।
अंदर बड़ा सा बेड था जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और उस पर हॉट शेप में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। पूरा रोमांटिक माहौल था। रूम का माहौल देखकर ही एमके के एक्सप्रेशन ठंड हो गए। उसका ऑरा और भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। अचानक उसकी नज़र सोफे पर बैठी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की पड़ गई, जो लगभग सोफे पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास, जिसे वह धीरे धीरे बहुत ही मदहोशी से हिला रही थी। ऐसे नज़ारे को देखकर कोई भी उस लड़की पर फिदा हो जाए। वही उस लड़की ने दरवाजा खोलने की आवाज़ से जैसे ही सुनी, वो नज़र उठाकर दरवाजा की तरफ देखती है। फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, हेलो मिस्टर एमके। सॉरी आई मीन जानेमन, तुम तो पूरे 20 मिनट लेट हो। मुझे ऐसे क्लाइंट्स बिल्कुल नहीं पसंद। तुम बहुत हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी ताकि हम डील कर सके। वही अर्जुन और एमके ने जैसे ही उस लड़की को देखा, दोनों की ही आंखें छोटी हो गई। पर एमके जल्दी अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेता है। अर्जुन हकलाते हुए बोला, माही। कंटिन्यू। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू। नॉवल चैप्टर 5 B8C4395 BDBCBA 0A28035110 अदा 38B6 B82 CBD 7C5 सक इक्वल्स 5 6 रोमांस और फोस्ट किस। इस वक्त रूम में केवल माही और मक थे। माही और मक की नज़रें एक दूसरे पर थी। दोनों की आंखों में अजीब से भाव थे जिन्हें कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता था। मक चलते हुए माही के नज़दीक गया और उसके सामने खड़ा हो गया। माही मक की करीबी से आपकी पकड़ सोफे पर कस देती है। कई पास्ट की यादें उसके आंखों के सामने आने लगी कि एक बच्ची रोते हुए भाग रही थी, एक औरत आग की लपटों में फंसी चिल्ला रही थी, एक आदमी को कई लोग बेरहमी से मार रहे थे। ये सब याद करके माही कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को शांत करती है। अगले ही पल उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी, लेकिन मक को देखकर उसका दिल उसके काबू से बाहर जा रहा था। मक एक्सप्रेशन लेस भाव से माही को देखता है। उसने जैसे ही झुककर माही के हाथ को पकड़ा, माही अंदर तक कांप गई। माही सोफे से सिर टिकाकर खुद को शांत करने लगी। तभी उसे अपने गर्दन के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती, क्योंकि उसे पता है कि उसके करीब केवल एक इंसान ही आने की हिम्मत कर सकता है। मक की आंखों में दीवानगी झलक रही थी, जो हर हद पार करने को तैयार थी। मक माही के गर्दन को स्मेल करते हुए उसके गालों तक पहुंच गया। मक माही के गालों पर अपने सख्त होठों को रब करते हुए जुनूनियत से बोला, क्यों आई हो वापस? पता है न, मैं इंसान नहीं जानवर हूँ जिसके सीने में दिल नहीं है, और अपनी इस जुनूनियत में मैं खुद के साथ साथ तुम्हें भी मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। माही अपनी आंखें नहीं खोलती। वो मक को फील करते हुए अपने एक हाथ को उसके गर्दन में लपेटे हुए मुस्कुराकर बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। देखते हैं तुम्हारी जुनूनियत मुझ पर हावी होती है या मेरी नफरत तुम पर। जो जीता, हारने वाली की पूरी जिंदगी जीतने वाले की हो जाएगी। मक ये सुनकर कुटिलता से मुस्कुराया। अब तक उसने अपना मास्क निकाल दिया था। उसका अट्रैक्टिव फेस अब साफ नजर आ रहा था। उसकी काली गहरी आंखों किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मक जितना हैंडसम लग रहा था उतना खतरनाक भी लग रहा था। इस वक्त तो वो बिल्कुल ही साइको लग रहा था। अगर कोई उसे देख लेता तो पक्का मर जाता, पर माही उससे नहीं डर रही थी। मक की सर्द नज़र अचानक माही के गर्दन पर गई तो उसकी आंखों में एविल चमक आ गई, क्योंकि माही ने मंगलसूत्र पहना था। मक झुककर उस मंगलसूत्र को चूम लेता है। उसकी गर्म सांसें डायरेक्ट माही के गर्दन पर पड़ रही थी। ये एक ऐसा एहसास था जिसे माफी कभी भुला नहीं सकती थी। माही अब जाकर अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें इस बार जिस मक से मिली वो इस एमके से अलग था जिससे कल उसने शादी की थी। मक माही के आंखों में देखते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से सवाल करता है, डार्लिंग,
6 महीने पहले क्यों भागी थी तुम हमारी शादी से? पता है, उस वक्त अगर तुम मुझे मिल जाती तो मैं पहले तुम्हें जान से मारता फिर खुद को, लेकिन मक की आवाज और ऑरा दोनों ही खतरनाक हो गए थे। मक माही के अट्रैक्टिव लिप्स को देखते हुए उसके गालों को पजेसिव वे में किस करते हुए आगे सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, लेकिन अब मेरे सामने आकर तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगाया है। अब तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि बदला और नफरत मिलेगी, वो भी दर्द और जुनूनियार से भरी, जिसे तुम सह नहीं पाओगी। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, दोनों शांत होकर बस एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे एक दूसरे के अंदर झांककर कोई राज खुरेद रहे हो। दोनों एक दूसरे की खामोशी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे। शायद ये भी तो प्यार की निशानी में से एक है। लगभग 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, पर अभी भी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। धीरे धीरे एम के माही की तरफ झुकने लगा। उसने माही के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया। उसकी इस हरकत से माही उठने लगी, पर मक उसे सोफे पर अपने नीचे दबा लेता है। माही को कुछ समझ नहीं आया। तभी मक एकदम से उसके होठों को अपने आगोश में ले लेता है। माही तो शौक थी, उसे अंदाजा नहीं था कि मक इसके साथ ऐसा कुछ करेगा। अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो मक के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से अलग करते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, हटो मेरे ऊपर से, क्या कर रहे हो? मक उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। माही लगातार खुद को छुड़ा रही थी। मक जब इरिटेट हो गया तो उसे घूरते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, डार्लिंग, क्या मेरा किस करना अच्छा नहीं लग रहा? इतना कहते ही वो रुका, फिर उसके कान में मैग्नेटिक वॉइस में आगे बोला, अंडरस्को, लेकिन हम तो इससे ज्यादा कर चुके हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ कर। उद्धरण चिन्ह। माही उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, शट अप, अपनी शैमलेस बातें बंद करो। माही उसे गुस्से में थक्का देकर खुद से अलग करती है, फिर अपने कपड़े सही करते हुए जाने लगी। पर दरवाजे के पास वो रुकी और मुड़कर मक को देखा, जो सिटी बजाते हुए उसे देख रहा था। उसके सिटी बजाने से माही चिढ़ते हुए चली गई। माही गुस्से से बाहर जाते हुए बोली, अंडरस्को, इस घटिया इंसान को तो मैं देख लूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। माफी अपनी कार में बैठने वाली थी, तभी वो किसी से टकरा गई, पर उसने नजरें उठाकर नहीं देखा और बाहर की तरफ जाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, पता नहीं कौन है जिसे चलना तक नहीं आता, बस बड़ी बड़ी आंखें लेकर आ जाते हैं। वही कयामत माही की खूबसूरती देख रहा था। कयामत ही माही से टकराया था। कयामत माही के जाते ही तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, अंडरस्को, ये चिड़िया तो सिर्फ कयामत ही है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो माही के बारे में सोचते हुए होटल के अंदर जाने लगा, लेकिन माही को पाने की चाहत अब उसके अंदर बढ़ने लगी थी। वही रूम में मक अपने हाथ में पकड़े लाइटर के साथ खेलने में बिजी था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। अचानक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो रूम से बाहर निकल गया। अर्जुन उसके साथ आना चाहता था, पर मक उसे गुस्से में देखते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक विला के सामने खड़ी थी। मक उस विला को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। कंटिन्यू। क्या माही और मक पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मक की जुनूनियत क्या माही की नफरत को खत्म कर पाएगी? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करे। LLLL। थैंक यू। 7 शेमलेस मक। मक इस वक्त एक विला के बाहर खड़ा था। वो वहां पर काफी देर से था। लगभग 1 घंटे बाद एक औरत और एक लड़की उस विला से बाहर निकले। वो दोनों ही जैसे ही रोड साइड आती है तो उन्हें आसपास कोई नजर नहीं आया। वो औरत आसपास देखने के बाद अपने बगल में खड़ी हुई लड़की को देखते हुए परेशान होकर कहती है, अंडरस्को, पंछी, हमारा ड्राइवर कहाँ गया? कॉल करो उसे। पंछी ये सुनकर अपने सिर को हिलाकर बोली, अंडरस्को, मॉम रुकिए, मैं भी करती हूँ। इतना कहते ही वह ड्राइवर को कॉल लगा देती है।
काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी ड्राइवर ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो पंछी हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्कोर तारांकन आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? इतना कहते ही वो एक बार फिर से ट्राई करती है। तो इस बार ड्राइवर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, पंछी उस पर बरस पड़ी, अंडरस्कोर आप इस वक्त कहाँ हैं? हम कब से बाहर इंतजार कर रहे हैं और आप है कि कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। आखिर आप कहाँ हैं बताइए। वह ड्राइवर को सुनाए जा रही थी। तभी दूसरी तरफ से ड्राइवर, जिसकी डर के हालात खराब थी, वो हकलाते हुए बोला, अंडरस्कोर पंछी बेबी जी, वो कार का टायर अचानक ही पंचर हो गया था और दूसरा टायर भी नहीं था, इसलिए मैं उसे लेकर बनवाने आ गया। पंछी दांत पीसकर बोली, अंडरस्कोर ये बात आप हमें पहले नहीं बता सकते थे। अब हम घर कैसे जाएं? पंछी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कॉल कट कर देती है। पायल जी उसे देखने लगती है तो पंछी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोर मॉम कार पंचर। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उनके सामने एक कार आके रुकी। उस कार का शीशा नीचे हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी पंछी को अजीब नजरों से देखने लगा। उस आदमी ने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन था। उसके चेहरे पर कोई और एक्सप्रेशन नहीं थे। ये कोई और नहीं बल्कि मक था। मक के बगल में एक बिल्ला बैठा था जो डार्क ब्लैक कलर का था। वो भी मक की तरह खतरनाक लग रहा था। वो बिल्ला बहुत ही खतरनाक तरीके से बोला, अंडरस्कोर में आओ। पंछी ये सुनकर सहम गई। वो कांपते हुए पायल जी को पकड़ लेती है तो पायल जी उसे डांटते हुए मुस्कुरा कर मक को देखने लगी। कुछ देर बाद मक की कार जायसवाल विला के सामने रुकी। पायल जी मक को एक नज़र देखती है जो बहुत शांत था। ये देखकर वो कार से उतरने के बाद बोली, अंडरस्कोर कितना अच्छा और गुणी लड़का है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर पंछी आंखें फाड़े अपनी माँ को देखती है। फिर गुस्से में मक को। पंछी मक को ज्यादा नहीं जानती थी पर उसने माही के मुंह से सुना था कि वो एक सनकी आदमी है और उससे दूर रहना। पायल जी मुस्कुराते हुए मक की साइड जाकर प्यार से बोली, अंडरस्कोर बेटा तुमने हमारी हेल्प की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन क्या तुम चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? आखिर मदद के बदले में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, आओ बेटा अंदर। पायल जी ने देखा मक कार में ही है तो पंछी जल्दी से पायल जी को समझाते हुए बोली, अंडरस्कोर मम्मा क्यों फोर्स कर रही है? बेचारा बिजी होग। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने देखा मक अपने बिल्ले के साथ कार से उतर आया। पंछी की तो बोलती ही बंद हो गई, पर जब उसने देखा मक कैसे उसे गर्दन टेढ़ी करके देख रहा तो पंछी डरते हुए विला के अंदर भाग गई। पंछी धड़ाम से दरवाजा खोलकर रूम के अंदर जाते हुए डर कर बोली, अंडरस्कोर माही की बच्ची कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है वो साइको मक आया है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। माही इस वक्त आराम से बेड पर बैठी कार्टून देख रही थी। वो आलस से बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मक का नाम सुनकर माही उठाकर ऐसे बैठी जैसे उसमें 440 वोल्ट की एनर्जी आ गई हो। माही शौक होकर बोली, अंडरस्कोर क्या वो यहाँ पर है? पंछी डरते हुए बोली, अंडरस्कोर वो मॉम के साथ है। उसने इतना कहा ही था कि माही भागते हुए नीचे गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा उसकी मॉम मक की खातिरदारी में खुशी खुशी लगी है। माही अपना सिर पीटते हुए बोली, अंडरस्कोर हे भगवान, ये एनिमल यहाँ क्यों है और ये मॉम इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही? माही ने देखा पायल ही किचन में गई और मक सामने रखी कॉफी को घूर रहा था तो माही भागते हुए मक के पास आकर घबराते हुए पूछती है, अंडरस्कोर तुम यहाँ क्यों आए हो? माही बार बार किचन की तरफ देख रही थी कि कहीं उसकी माँ न आ जाए। माही इस बार दांत पीसते हुए एमके के गालों को अपने हाथों में भरते हुए पूछती है, अंडरस्कोर जवाब दो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और तुम मेरी मॉम के क्लोज क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो? उसने इतना कहा ही था कि अचानक एमके उसके हाथ को पकड़कर
उसे अपने आगोश में ले लेता है। अगले ही पल उसने अपने होठों से माही के होठों को बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि माही कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। एमके की पकड़ माही की कमर पर बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वही वह काला बिल्ला घूर के दोनों को देख रहा था। उसके बाद वह किचन की तरफ देखता है, जैसे नजर रख रहा हो। माही एमके की पकड़ से झटपटाने लगती है, पर एमके को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एमके उसे लगातार किस कर रहा था, कैसे बरसों का प्यासा हो। अचानक कि वह बिल्ला म्याऊं कहता है, उसके साथ ही एमके एकदम से माही को छोड़कर ऐसे बैठ गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और वही माही अपने होठों को सहलाते हुए लंबी लंबी सांस ले रही थी। वह गुस्से से एमके को देखती हैं। तभी पायल जी किचन से बाहर आते हुए अचानक रुक गई। वह मक को देखती हैं, जो शांत होकर बैठा था, फिर माही को, जो हाफ रही थी। अचानक उनकी नज़र माही के होठों पर गई, जिसे माही छुपा रही थी। ये देखकर पायल जी उसे शक भरी नज़रों से घूरते हुए पूछती है, अंडरस्को माही, ये तुम अपने होठों को छुपा क्यों रही हो? और तुम इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रही हो? माही की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वह अपनी तिरछी नज़रों से एमके को देखती हैं। भले ही एमके के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह माही का मजाक बना रहा हो। माही हकलाते हुए बोली, वह मम्मा, मैं भागते हुए आई थी, इसलिए मैं हाफ रही हूँ और गलती से मैंने अपने दांतों से अपने होठों को काट लिया, जिस कारण वो सूज गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पायल जी उसे डांटते हुए बोली, पता नहीं ये लड़की क्या करती है। वैसे तो पूरा दिन आलस करती रहती है, तो अब नीचे कैसे भाग कर आ गई हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो फिर से शक भरी नज़रों से माही को घूरती, तो माही ने दांत पीस लिए। फिर फीकी मुस्कुराहट के साथ एमके की तरफ इशारा करके पूछती है, मम्मा ये कौन है? पायल जी का ध्यान भटक जाता है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। उद्धरण चिन्ह। माही को एमके की तारीफ हजम नहीं हुई, इसलिए वह एकदम से हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मम्मा आप किसी अनजान को घर कैसे ला सकती हैं? क्या आपने न्यूज़ में नहीं देखा आजकल कितने मर्डर होते हैं? क्या पता ये कोई सीरियल किलर हो और ये हमें मारने आया हो। ये सुनते ही एमके का काला बिल्ला माही को देखकर जोर से म्याऊं करता है, फिर एमके की गोद में बैठ गया। अचानक ही मक उसे लेकर जाने लगा। ये देखकर पायल जी माही को डांटती है, फिर मक को रोकते हुए बोली, अरे बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम यही बैठो और लंच करके जाना। फिर वह माही से बोली, माही ये तुम्हारी उम्र का है, जब तक तुम इसे घर घुमाओ और बातें करो, मैं लंच तैयार करवाती हूँ। वह जैसे ही जाने को हुई, इनके जो काफी देर से चुप था, वो अचानक ही एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, वॉशरूम। पायल जी उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर घबरा गई। ये देखकर माही जल्दी से एमके का हाथ पकड़ती है और खिसियानी हंसी हंसते हुए अपनी माँ से बोली, मम्मा इसे वॉशरूम जाना है, मैं इसे रास्ता दिखाकर आती हूँ, आप जाइए। वह जबरदस्ती एमके को ऊपर ले जाती है, फिर उसके हाथ को छोड़ते हुए गुस्से में बोली, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एमके उसे इग्नोर करके आगे आगे जाने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था ये घर उसका ही है। फिर वह एक रूम के सामने रुक गया और अंदर चला गया। ये देखकर माही का पारा और चढ़ गया। वह भागते हुए रूम के अंदर गई और अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर बिल्ले, यह मेरा रूम है, बाहर निकालो। माही देखकर हैरान थी कि एमके के ऊपर उसकी किसी भी बातों का असर नहीं पड़ रहा था। एमके तो आराम से उसके बेड पर आधा लेटा अपने बिल्ले को लेकर उसके लंबे लंबे बालों को सहला रहा था। उसका बिल्ला घूर के माही को देख रहा था, तो माही जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए उस बिल्ले से बोली, यू तूफान शट अप। उस बिल्ले का नाम तूफान था।
तूफान घूरकर माही को देखता है तो मक उसकी आंखें बंद करके माही को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कंटिन्यू। क्यों आया मक माही के घर? क्या उसका कोई प्लान है? जानने के लिए बने रहें। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। एल थैंक यू। 8 मक की दीवानगी। ये पूरा एडिट नहीं है पर 6 बजे तक हो जाएगा। मक तिरछी मुस्कान लिए माही को देखता है जिसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और वह जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। माही एमके के ऊपर थी और अभी अभी एमके ने उसे जबरदस्ती किस किया था। माही जैसे ही अपने होश को संभालती है वह एमके के दोनों गालों को कस के पकड़ गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? यह आज की दूसरी किस है जो तुमने बिना मेरी परमिशन के किया। क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? एमके के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था इसलिए माही को बहुत इरिटेशन फील हो रहा था, क्योंकि जब आप किसी पर गुस्सा करो और सामने वाला बदले में कुछ रिएक्शन ना दे या फिर केवल मुस्कुराए तो इरिटेशन होना नॉर्मल बात थी। वहीं इस वक्त माही के साथ हो रहा था। माही हफ्ते में अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसे अपना बीपी काफी ज्यादा हाई फील हो रहा था। फिर वो अपने एक हाथ से खुद को हवा करते हुए बोली, अंडरस्को एमके अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना आज मैं मर्डर कर दूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं खूनी बन जाऊं? एमके उसे हल्की सी मुस्कुराहट पास कर देता है तो माही दांत पीस लेती है। वो उठी और जबरदस्ती एमके का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, अंडरस्को चलो निकलो मेरे घर से। अगर मम्मा कुछ बोले तो कह देना तुम्हें अपनी मम्मा की याद आ रही है। निकलो यहाँ से। वह पूरी ताकत लगाकर एमके को उठा रही थी मगर एमके हल्का सा भी नहीं हिला। अचानक एमके अपने खूबसूरत और पतले होठों को खोलता है और कहता है, अंडरस्को सासू मॉम। ये सुनकर माही का तन बदन डर से कांप उठा। वह धीरे धीरे अपने थूक को गटकते हुए जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है उसकी आंखें फिर से लाल हो गई क्योंकि दरवाजा बंद था। वह अपने पैर पटक कर बोली, अंडरस्को यूएम के मेरी मॉम के नाम से मुझे डराओ मत। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे उनसे कितना डर लगता है। और सासू माँ कहना बंद करो, मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम उन्हें सासू माँ कह रहे हो। उसने जैसे ही ये कहा एमके की नज़र उसके गले पर चली गई। वो अपने पतले गोरे और अट्रैक्टिव हाथों को आगे बढ़ाकर माही के टी शर्ट में छुपे हुए मंगलसूत्र को बाहर निकालकर उसे दिखाता है तो वही माही झेप जाती है। वह अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोली, अंडरस्को मैं कोई तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती। वो बस मंगलसूत्र का डिज़ाइन अच्छा लगा तो पहन लिया। ऊपर से मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। अब क्या अपने पैसों की चीज़ का सम्मान भी मैं पहन नहीं सकती? माही की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ कह रही है, बस वो मानने को तैयार नहीं थी। एमके बहुत ही गौर से माही को देख रहा था। वह उसकी हर एक हरकत को ध्यान से देख रहा था। अचानक ही वह माही का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसके गालों पर हाथ रखकर बहुत ही अट्रैक्टिव मगर कर्कश आवाज में बोला, अंडरस्को डार्लिंग। उसके और माही के फेस के बीच ज्यादा गैपिंग नहीं थी। उसकी आवाज इतनी मनमोहन थी कि माही उसकी आंखों में देखे बिना रह नहीं सकी। एमके की आंखों में देखते ही माही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पकड़ एमके की टी शर्ट पर कस चुकी थी। माही का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि एमके भी उसकी आवाज सुन पा रहा था। माही एमके के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए उसे धड़कते हुए दिल से देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, अंडरस्को एमके फिर से नहीं। तुम्हें पता है ना, अगर तुम हाइपर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे अंदर का जानवर तुम्हें शांत नहीं होने देगा। एमके उसे दीवानगी से देखता है। फिर वह उसके बालों के साथ खेलने लगा। एमके की हरकतें समझना बहुत मुश्किल था। वह कभी जानवरों की तरह बर्ताव करता था, कभी नॉर्मल इंसानों की तरह तो कभी बच्चों की तरह। एमके बहुत शांत था। वही माही परेशान होकर उसे देख रही थी। एमके उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, अंडरस्को डार्लिंग।
इस बार उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी। अचानक की माही का दिल डर के कारण धड़क उठा। वो एकदम से एमके की आंखों में देखती है तो एमके बिल्कुल एक साइको किलर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। माही एकदम से सवाल करती है, अंडरस्को तुमने अपनी दवा नहीं ली? राइट। एमके की मुस्कान अजीब थी। माही अपने सर को मसलने लगी। एमके उसके बालों को छूते हुए अपनी आंखें बंद करके बोला, अंडरस्को जब हम पहली बार करीब आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे वह नाइट वापस चाहिए अभी, वरना। वो गुस्से से उसे देख रहा था। उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई दे रही थी। माही उसे उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को वरना क्या करोगे? और इनके घर जाओ और अपनी दवाई लो जाकर। तुम्हें पता है ना, तुम पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर तुम्हारे अंदर का जानवर एक्टिव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माही अपने सर को पकड़ लेती है मगर इनके अचानक एक जिद्दी बच्चे की तरह हो गया। वो माही के बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लेता है। माही हैरान थी। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। वह तेज आवाज लगाकर अपनी मॉम से बोली, अंडरस्को मॉम मैं बस आ रही हूँ। उसके बाद वो परेशान होकर एमके से बोली, अंडरस्को एमके प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ, इसलिए मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। तुम मुझे देख सकते हो पर मेरे करीब नहीं आ सकते। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और जाओ यहाँ से। एमके नहीं उठा। माही उसे उठाने वाली थी कि अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा तूफान उसके फोन के पास बैठा है। तूफान ने ऐसी शक्ल बनाई थी जैसे मुस्कुरा रहा हो। माही मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को तुम जानवर नंबर फर्स्ट और यह जानवर नंबर सेकंड है। क्या खूब जोड़ी है दोनों की। दोनों मुझे परेशान करने आ गए। अब हटो, मुझे फोन उठाने दो। वह अपना फोन उठाकर जैसे ही कान पर लगाती है। दूसरी तरफ से अर्जुन बेहद शांत होकर बोला, अंडरस्को मैडम प्रेसिडेंट गायब है। प्लीज मेरी हेल्प करिए। आपको पता है ना वो कितने खतरनाक है। माही गुस्से से बोली, अंडरस्को तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मैं क्या उसकी पर्सनल गार्ड हूँ जो उसके बारे में खबर रखूं? और मेरा उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आकर उसे लेकर जाओ। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या खुराना महल में बेड की कमी हो गई है जो वह यहाँ आकर सो रहा? अर्जुन उसकी बात सुनकर शॉक था मगर वह केबिन में मौजूद कयामत को देखता है। उसके बाद वह केबिन से बाहर जाते हुए बहुत ही सीरियस होकर बोला, अंडरस्को मैडम वह कई दिनों से सोए नहीं है। ये सुनकर माही शांत हो गई मगर फिर उस पर उसकी नफरत हावी होने लगी। इसलिए उसने एक्सप्रेशन लेस भाव से कहा, अंडरस्को आई डोंट केयर वो सोए या मर जाए, पर उसे लेकर जाओ। वह कॉल कट कर देती है और करके अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वह अब एमके को नहीं देख रही थी। वही एमके ने उसकी सारी बातें सुनी थी पर वह अपनी आंखें नहीं खोलता और कस के अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। तूफान गुस्से से माही को देखते हुए उसे पंजा मारने की कोशिश करता है क्योंकि माही ने कहा था एमके मर जाए या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता। वहीं नीचे पायल जी मुस्कुराते हुए घर में आए मेहमान को देख रही थी। पायल जी की दोस्त अपने बेटे के साथ आई थी। पायल जी सोफे पर बैठे हुए मुस्कुराकर पूछती हैं, अंडरस्को लता तुम मुझे बताकर आती तो मैं तुम्हारी मनपसंद कचौरियाँ बना देती। वैसे इतनी अचानक कैसे आना हुआ? लता जी जो पायल जी की ही उम्र की थी, वो बहुत सुंदर थी। उन्होंने इस वक्त बनारसी रेड कलर की साड़ी पहनी थी। वो अपने बगल में बैठे लड़के को देखती हैं जो लगभग 22 साल का था। देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। उसने ब्लू कलर का टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। लता जी उसकी तरफ इशारा करके मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को पायल यह है मेरा बेटा आकाश है। ये बहुत मेहनती है और अपने डैड के साथ बिजनेस में हाथ बटाता है। पायल जी को समझ नहीं आया कि आखिर लता जी उन्हें ये सब क्यों बता रही, पर वो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को ये तो बहुत अच्छी बात है। लता जी आकाश का हाथ पकड़कर थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे बोली, अंडरस्को अच्छी बात तो तब होगी जब तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में रखोगी।
पायल, मैं यहाँ माही का रिश्ता मेरे बेटे आकाश के लिए लेकर आई हूँ। ये सुनते ही पायल जी शॉक हो जाती है। उन्होंने एकदम से कहा, अंडस्को, लता ये तुम क्या कह रही हो? माही अभी सिर्फ 19 की है। मेरा उसकी शादी करने का कोई प्लान नहीं। लता जी उन्हें शांत कराकर बोली, अंडस्को, पायल, कौन सा मैं कह रही हूँ अभी शादी कर दो। अभी हम सिर्फ सगाई करेंगे। 4 से 5 साल बाद हम शादी कर देंगे। दोनों बच्चे तब तक अच्छे से एक दूसरे को जान जाएंगे और मेरा बेटा आकाश तो आपकी बेटी माही को बहुत पसंद करता है। हम जान पहचान के भी है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पायल जी एक गहरी सांस लेकर बोली, अंडस्को, माफ करिए, लेकिन ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। वो हाथ जोड़कर उन्हें बाहर जाने का इशारा करती है, पर लता जी भी जिद्दी थी। वह बोली, अंडस्को, शादी तो माही की होगी ना, उसे बुलाओ, वो जरूर आकाश को पसंद करेगी। आखिर वह दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे लगता है माही भी उसे पसंद करती है, क्योंकि मैंने आज तक आकाश के अलावा उसके आसपास किसी लड़के को नहीं देखा। लता जी अजीब ही जबरदस्ती कर रही थी, पर पायल जी गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को, ठीक है, तो माही को ही बुलाते हैं। इतना कहकर वह माही को आवाज लगाती है, अंडस्को, माही नीचे आओ जल्दी। अब यह मत कहना 1 सेकंड रुक जाओ मम्मा, जल्दी से आओ। माही इस बार भागते हुए आती है। उसने ध्यान नहीं दिया था उसका मंगलसूत्र इस वक्त बाहर था, जो साफ दिखाई दे रहा था। पायल जी एक पल के लिए ठिठक गई ये देखकर। फिर उन्होंने आकाश की तरफ इशारा करके माही से कहा, अंडस्को, यह आकाश है। इसे तो तुम जानते ही हो, ये और उसकी मॉम तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। क्या तुम्हें आकाश से शादी मंजूर है? माही के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आकाश की नज़र तो सिर्फ माही के मंगलसूत्र पर थी। वह भी हैरान था ये देखकर, लेकिन लता जी ने अभी तक मंगलसूत्र नहीं देखा था। आकाश एक गहरी सांस लेता है और नाराजगी से बोला, अंडस्को, माही तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यह मंगलसूत्र पहन कर आई हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जरूर तुम ड्रामा कर रही हो। यह मंगलसूत्र उतार दो, जब मैं शादी के वक्त तुम्हें पहनाऊंगा तब पहनना, कहकर वो मुस्कुरा देता है। माही हैरानी और गुस्से से बोली, अंडस्को, अजीब जबरदस्ती है। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से शादी करूंगी? मेरा हस्बैंड तो करोड़ों में एक होगा, समझे तुम, और निकलो यहाँ से, कहकर वो तुरंत अपने मंगलसूत्र को छुपा लेती है। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पायल जी उसे गुस्से से देख रही थी और उसके मंगलसूत्र को भी। माही मन में बोली, अंडस्को, ओ माही, तुम फिर से प्रॉब्लम में फंस गई। ये सब उस एमके के कारण हुआ, उसने मेरा मंगलसूत्र निकाला था। अब मम्मा को क्या जवाब दूंगी? कंटिन्यू। क्या करेगी अब माही? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ भी करे टू और कमेंट भी करे LL। थैंक यू। दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक्स स्टोरी। चेन्नई। मक मेरा हस्बैंड है। माही गुस्से से अपने सामने बैठे लोगों को देख रही थी। उसे आकाश और लता जी दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। माही एक गहरी सांस लेती है, फिर आकाश को घूरते हुए उसने बाहर की तरफ इशारा करके कहा, अंडस्को, देखो आकाश, मैं बहुत ही आराम से समझा रही हूँ, इसलिए समझ जाओ और अभी और इसी वक्त अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। माही के बोलने का लहजा बहुत ही ज्यादा सख्त था, जो लता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लता जी आकाश को पीछे करके खुद माही के सामने खड़ी हो गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अंडस्को, माही, क्या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया है? देखो मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे को बहुत पसंद करती हो। तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ तो कह दो, कोई भी इस शादी को रोक नहीं पाएगा। बाकी सब मैटर मैं हैंडल कर लूंगी। माही लता जी के बेशर्मी पर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वो अपने माथे को सहलाते हुए मन में बोली, अंडस्को, कितनी बेशर्म औरत है ये। मैं सामने से शादी के लिए मना कर रही हूँ और ये है कि अलग ही ड्रामा कर रही है।
पायल जी भी हैरान थी। वो लता जी को समझाते हुए बोली, लता ये क्या पागलपन है। अब तो माही ने भी कह दिया उसे तुम्हारे बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले कि मैं गार्डों को बुलाऊं, बेहतर यही होगा कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। और क्या तुम्हें मेरी बेटी के गले में ये मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा? वो शादीशुदा है, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। पायल जी की बात सुनकर माही के हाथ पैर ठंडा पड़ गए। वो अंदर तक कांप गई और मन में बोली, ये मम्मा क्या बोल रही है। एक बार ये मेहमान यहाँ से चले जाए, उसके बाद मेरी कुटाई तो पक्का होगी। मैं क्या जवाब दूंगी? ये मंगलसूत्र मेरे गले में कैसे आया? ओह गॉड, प्लीज मुझे बचा लेना। वो अपना सर ऊपर करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे पायल जी की मार से बचा लेना। आकाश अचानक ही हंसते लगता है। वो माही के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही आराम से बोला, अरे पायल आंटी, आप भी माही के झूठ में उसका साथ दे रही हैं। मैं बचपन से माही को जानता हूँ, इसे ड्रामा करने का कितना ज्यादा शौक है। अब तक कई रिश्ते इसके लिए आ चुके हैं, इसने ऐसे ही उल्टे सीधे हरकत करके सबको भगा दिया। पर मुझे नहीं भगा सकती। मेरी प्यारी माही, इस मंगलसूत्र को उतार दो। आकाश जबरदस्ती ही माही के गले में हाथ डालकर उसके मंगलसूत्र को उतारने की कोशिश करता है। माही उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर करती है, मगर आकाश बदतमीजी पर उतर आया था। माही ने जैसा ही उसकी उंगलियों को अपने गर्दन पर महसूस किया, उसे बहुत ही ज्यादा गंदा फील हुआ। एमके ने भी उसे छुआ था, लेकिन उसे कभी भी इतना गंदा महसूस नहीं हुआ। पायल जी को भी बहुत गुस्सा आ गया। पायल जी गुस्से से आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वहां पर किसी की चीख गूंज उठी, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। मगर लता जी अपने मुंह पर हाथ रखकर गुस्से में चिल्लाई, आकाश, मेरा बेटा। उनकी नजरें इस वक्त जमीन पर पड़े आकाश पर थी। पायल जी अपनी नजर उठाकर माही के बगल में खड़े इंसान को देखती हैं, तो अचानक ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई। तभी सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, म्याऊं म्याऊं। माही न चाहते हुए अपने बगल में नजर उठाकर देखती है, तो उसकी नजरें एमके की बेहद काली, गहरी और गुस्से भरी नजरों से मिली। एमके के हाथ में इस वक्त तूफान था, जिसके बालों को वो अपने एक हाथ से सहला रहा था। एमके भले ही गुस्से में था, पर वो खुद को बहुत शांत दिखा रहा था। लता जी जल्दी से आकाश को जमीन से उठाती है, फिर एमके को देखते हुए गुस्से में बोली, तुम हो कौन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? एमके तूफान के बालों को सहलाना छोड़कर अपनी गर्दन को हल्की से टेढ़ी करके लता जी को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके देखने का तरीका ही इतना अजीब था कि लता जी डर से एक कदम पीछे हो गई। ये देखकर एमके ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। माही दांत पीसते हुए उसके कान में बोली, क्यों जानवरों जैसी हरकतें करके लोगों को डरा रहे हो? खबरदार अगर तुमने यहाँ कोई तमाशा किया तो। एमके नाराजगी से माही को देखता है। तभी आकाश एक जोरदार मुक्का एमके को मारने वाला था, पर एमके उसके हाथ को पकड़कर एक जोरदार किक उसके पेट पर मारता है। इस बार आकाश सीधा टेबल पर जाकर गिरा, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ अपने पेट में। आकाश किसी तरह खड़ा हुआ और अपने पेट को पकड़कर अपने दर्द को सहते हुए नफरत से बोला, तुम हो कौन? और मेरी माही से दूर रहो। माही के दिमाग में अचानक की एक आइडिया आया। वो झट से एमके के हाथ को पकड़कर थोड़ा शर्माते हुए आकाश से बोली, क्या तुमने अभी मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं देखा था? उसे पहनाने वाला यही है। अब तो मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड से भी मिला दिया, तो अब जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करना। पायल जी को भी एमके बहुत अच्छा लगा था। वो माही और एमके को देखती हैं, जो एक साथ खड़े थे। उन्होंने एक्साइटेड होकर मन में कहा, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। काश ये लड़का मेरी माही से शादी कर ले। वो अपनी आंखों में चमक ली एमके को देखकर उन दोनों के शादी के सपनों में खो गई। उनका ये सपना लता जी की बात सुनकर टूटा। लता जी एमके को देखकर हंसते हुए बोली,
क्या तुम इस आलसी लड़की के हस्बैंड हो? आखिर तुमने इस आलसी लड़की में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? एमके अपनी शांत नज़रों से माही को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी ऐसी नज़र से माही थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। फिर आगे लताजी को देखते हुए सख्त आवाज में जवाब देता है, अंडरस्को सब कुछ देखा है। माही गुस्से में उसके हाथ को दबाती है। वही बाकी सब हैरान थे। पायल जी जल्दी से लताजी और उनके बेटे को घर से निकलते हुए बोली, अंडरस्को आप मेरे दामाद को परेशान मत करो, वो बहुत थका हुआ है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। वो जबरदस्ती दोनों को निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर एमके के पास आकर मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को बेटा तुमने तो हमें बचा ही लिया, तुम क्या खूब एक्टिंग करते हो। फिर वो माही को गुस्से में देखते हुए पूछती है, अंडरस्को और तू, ये तेरे गले में मंगलसूत्र कहाँ से आया, दिखाओ तो जरा। कहकर वो उसके मंगलसूत्र निकालकर देखने लगी। फिर उन्होंने पूछा, अंडरस्को ये तुम्हें किसने पहनाया? एमके अचानक ही बोला, अंडरस्को मैंने। पायल जी की आंखें बड़ी हो गई। फिर माही ने बात को संभालते हुए कहा, अंडरस्को मम्मा ये अभी भी एक्टिंग कर रहा है, इसे एक्टिंग का बहुत शौक है। फिर वो बड़े ही प्यार से एमके को देखते हुए बोली, अंडरस्को अरे वो सब चले गए, अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, एंड थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वो आंखों ही आंखों में एमके को वार्निंग दे रही थी। वही पायल जी उन दोनों को देखते हुए बोली, अंडरस्को चलो लंच तैयार है, तुम दोनों लंच कर लो। माही मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को मम्मा इसने कहा कि इसे घर जाना है, इसे कोई जरूरी काम है, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मैं इसे बाहर तक छोड़कर आती हूँ। ये सुनकर पायल जी उदास हो गई। उन्होंने एमके को देखा तो एमके धीरे से बोला, अंडरस्को मैं फ्री हूँ बिल्कुल। माही गुस्से में उसे मार देना चाहती थी, मगर पायल जी खुशी के मारे उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले गई। माही भी जल्दी से भागते हुए पीछे पीछे गई। एमके आराम से बैठा हुआ था और पायल जी उसे बहुत सारी चीज परोस रही थी। उन्होंने एमके से मुस्कुराते हुए पूछा, अंडरस्को क्या तुम्हें ये सब पसंद है? टेस्ट करके बताओ, क्या तुम्हें टेस्ट पसंद आया? एमके ने घूर के खाने को देखा, जिसमें पनीर, छोले, खीर, पुलाव, रोटी, सलाद और भी बहुत कुछ था। ये सब देखकर उसके माथे की नसें तन गई। वो केवल खाने को घूर रहा था, खा नहीं रहा था। माही भी खाने को देखकर थोड़ी सी टेंशन में आ गई, पर वो कुछ नहीं बोली। पायल जी सर्व करके बोली, अंडरस्को खाओ, क्या तुम्हें सब पसंद नहीं? एमके ने एक नज़र माही को देखा, फिर वो चुपचाप धीरे धीरे खाने लगा। जैसे जैसे वो खा रहा था, माही को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। अब वो क्यों है ये तो वो नहीं जानती थी। धीरे धीरे उसकी पकड़ अपने पानी की ग्लास पर कसती जा रही थी। एमके थोड़ी देर बाद अपनी जगह से उठा और माही के रूम में चला गया। उसके इस तरह उठकर भागने से पायल जी को कुछ समझ नहीं आया, तो माही उन्हें समझाकर एमके के पीछे चली गई। वही एमके को वॉशरूम में वॉमिटिंग हो रही थी। वो वॉश बेसिन के पास खड़ा था। काफी देर तक वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही खड़ा था। फिर अपने चेहरे को धोकर गहरी गहरी सांस से लेने लगा। उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ता जा रहा था। उसके माथे की नसें भी धीरे धीरे उभरती हुई नजर आई। अचानक ही माही वॉशरूम में आई। वो जैसे ही एमके के कंधे पर हाथ रखती है, एमके बेरहमी से उसके हाथ को झटक कर मुड़ा और तूफान को अपने गोद में उठाकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जाते वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। पायल जी उसे रोकती रही पर एमके ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। माही अपने रूम के विंडो से एमके की कार को देखती हैं, जो अब तक जा चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद करके खिड़की से अपना सर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ एमके बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें फूल रही थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो रहा था। तूफान ये देखकर म्याऊं म्याऊं कर रहा था। एमके की कार अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। अचानक जोर से आवाज आई। एमके की कार एक पेड़ से बुरी तरह टकरा गई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। कार के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी।
बस म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ माही काफी वक्त से अपना सर खिड़की से लगाकर बैठी थी। क्योंकि वो अलसी थी, वहीं पर सो गई। अचानक उसके कानों में म्याऊं म्याऊं की आवाज पड़ी, पर वो नहीं उठी। वो अपने सर को खिड़की से खिसकाते हुए फिर से सो गई। तूफान अचानक ही उसकी खिड़की पर आ गया और उसे पंजा मारते हुए चिल्लाने लगा। माही इरिटेट होकर जैसा ही अपनी आंखें खोलती है, वो तूफान के बालों पर लगे खून को देखकर चौंक गई। उसने एकदम से पूछा, अंडस्को, तुम्हारे बालों पर ये खून कैसे? और एमके कहाँ है? तूफान तुरंत खिड़की से नीचे कूद गया और उसकी तरफ देखता है, जैसे उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। माही को अचानक ही कुछ गलत होने का एहसास हुआ। माही खिड़की से ही नीचे कूद गई। वह जल्दी से गार्ड से कार की चाबी लेती है और अपनी कार को ड्राइव करते हुए निकल गई। पायल जी जो अभी अभी विला से बाहर निकली थी, वो उसे आवाज देती रह गई। और पंछी तो गेट के पास ही खड़ी थी। वो माही को इस तरह जाते हुए देखकर हैरान थी। कंटिन्यू। क्या हुआ मक को खाना खाते ही? क्या माही मक को बचा लेगी? क्या राज है मक और माही का? क्या आकाश माही को पाने के लिए करेगा हद पार? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLLLL। थैंक यू। Welcome to my YouTube channel Sampox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampox Story for more episodes like this. Chatten, Naughty Muck। माही की कार जैसे ही उस जगह पर पहुंची जहां पर एमके का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कार से बाहर निकलकर आसपास देखती है। माही को एमके की कार नजर आई, जो पेड़ से टकराई हुई थी। कार के बोनट से बुरी तरह धुआं निकल रहा था। माही को कार के अंदर कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई, तो उसका दिल बैठ गया। लेकिन वह अपने घबराहट को अपने चेहरे से दिखा नहीं रही थी। वह जल्दी से भागते हुए उस कार की तरफ गई। उसने कार के कांच पर नॉक करते हुए आवाज लगाई, अंडस्को, एमके। एमके, डोर ओपन करो। क्या तुम अंदर हो एमके? क्या तुम ठीक हो? एमके बाहर आओ। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो एमके? माही लगातार कार के डोर को नॉक कर रही थी, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं हुई और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। तूफान भी जो माही के कार के अंदर था, वह खिड़की से कूदकर बाहर आ गया। वह माही के आसपास चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे से देखकर पता चल रहा था कि वह एमके के लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहा था। तूफान माही के पैरों पर पंजा मारता है, तो माही उसे देखते हुए घबराहट से बोली, अंडस्को, चिंता मत करो। एमके यहीं कहीं होगा, क्योंकि मुझे कार के अंदर नजर नहीं आ रहा। माही फिर से कार के अंदर देखने की कोशिश करती है। उसके बाद माही आसपास देखती है, तो वहीं पास में एक बड़ा सा पत्थर था। माही उस पत्थर को उठाती है और जोर से विंडो पर मारती है, लेकिन फिर भी कांच नहीं टूटा। ये देखकर वह दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, इस जानवर ने खुद की तरह ही बड़े ही ढीठ कांच लगवा रखे हैं। वो काफी बार ट्राई करती है, तब जाकर थोड़ा सा कांच टूटा था, जिसकी मदद से वह अंदर झांक कर देखती है, तो उसे कोई नजर नहीं आया। बस स्टीयरिंग व्हील पर हल्का सा खून दिखा। तब जाकर कहीं माही ने राहत की सांस ली। माही अपने बालों को पकड़कर आसपास देखते हुए बोली, अंडस्को, थैंक गॉड, इसे ज्यादा चोट नहीं आई। पर यह मिस्टर इंडिया कैसे हो गया? वह आसपास एमके को ढूंढने लगी। यह इलाका बहुत ही सुनसान था। कुछ दिन पहले ही यहाँ बहुत बारिश हुई थी, जिसमें बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए इस रोड पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती थी। माही एक पेड़ को पकड़कर आवाज लगती है, अंडस्को, वेयर आर यू एमके? कहाँ हो तुम? वो उस जगह से थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। उसे हर जगह पेड़ नजर आए, जो बारिश के कारण एकदम साफ सुथरा नजर आ रहे थे और पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। तूफान भी माही के साथ साथ ही था। अचानक ही तूफान को एक महक आई और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, तो वह अपने कदम वहीं रोक लेता है। उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से माही को देखा। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी।
वो अपने कदम पीछे लेते हुए कार में वापस जाकर बैठ जाता है। अब माही अकेले ही थी। वह जितना अंदर जाती, उसे और भी ज्यादा घबराहट होती, क्योंकि यह थोड़ी डरावनी जगह लग रही थी। आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। माही ने अचानक एक कीचड़ में पैर रख दिया। वो गिरने वाली थी, पर किसी तरह पेड़ को पकड़कर खुद को संभालते हुए बोली, अंडरस्को, मेरी किस्मत ही खराब है। एक ये एमके है, जो अचानक से ही मेरी जिंदगी में एंट्री मारकर मेरी जिंदगी को तूफान बना दिया। और दूसरा ये कीचड़ है। इतना कहकर वह अपने जूते में लगे कीचड़ को किसी तरह झटक कर साफ करती है। फिर वही पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने अपने गालों को पेड़ से रगड़ते हुए कहा, अंडरस्को, अब मुझे जरा सा भी चलने का मन नहीं कर रहा। हे भगवान, किसी को तो भेज दो, जो मुझे गोद में उठा कर ले जाए। और कितना चलूंगी मैं। वो वही पेड़ को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। 10 मिनट हो चुके थे। माही पेड़ को ऐसे ही गले लगाकर आंखें बंद करके खड़ी थी। उसकी सांस थोड़ी भारी हो रही थी। तभी एक कीड़ा उसके चेहरे से होते हुए उसके गर्दन पर आ जाता है। उसके चलने से माही कसमसा जाती है। वो कीड़ा धीरे धीरे माही के टॉप के अंदर की तरफ जाने लगा, पर वह जा पाता उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने हाथ में पकड़े उस कीड़े को देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत ही खतरनाक इरादे थे और होठों पर शैतानी मुस्कुराहट। ये एमके था। एमके उस कीड़े को अपनी मुट्ठी में बंद करके उसे फेंक देता है। उसके बाद उस जगह को देखने लगा जहां पर वह कीड़ा चल रहा था। वह माही की गर्दन के आसपास उसे स्मेल करता है। ऐसा लग रहा था वह उस कीड़े की खुशबू को माही के गर्दन पर सूंघने की कोशिश कर रहा हो। एमके अपने होठों को माही के गर्दन पर जैसे ही रखता है, माही को अपने शरीर में कर्द सा महसूस हुआ। वो एक झटके से अपनी आंखें खोल देती है। तभी उसे अपने गर्दन पर बहुत तेज दर्द हुआ। वो एक चीख के साथ एकदम से पलटकर एमके की तरफ देखती है, तो हल्का सा घबरा जाती है। एमके की आंखें इस वक्त लाल थी। वो बहुत अजीब लग रहा था। उसके माथे की नज़र भी उभरी हुई नजर आ रही थी। माही एकदम से पेड़ से सट जाती है। माही की पकड़ एमके के कंधे पर कस गई। वही एमके माही के दोनों तरफ अपने हाथ को रखकर एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। उसके होठों पर इस वक्त माही का खून लगा था। उनके ने माही के गर्दन पर इतनी जोर से काटा था कि माही की गर्दन से हल्का हल्का खून बहने लगा। ये देखकर माही अपने हाथ को अपने गर्दन पर रखती है और एमके से बोली, अंडरस्को, एमके स्टॉप इट। माही ने देखा एमके के माथे से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे टच करती है और एमके से सवाल करती है, अंडरस्को, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसके चेहरे पर फिक्र थी, मगर एमके कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो माही को हट कर रहा था। उसने माही की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा था कि माही के कलाई पर उसके हाथों के निशान दिखने लगे। वो अपने दूसरे हाथ को धीरे धीरे माही की गर्दन की तरफ लेकर जाने लगा, जैसे उसका गला दबाने वाला हो। माही जैसे ही उसकी हरकत को समझती है, वो एकदम से एमके को धक्का देकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अंडरस्को, एमके होश में आओ। क्या तुम पागल हो गए हो? माही ने जैसे ही यह कहा, अचानक ही उसके कानों में कई सारी कार की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर वह पलटकर देखती है तो उसे रोड की तरफ कई सारी कार्स नजर आई। उस कार से काले कपड़े पहने लोग बाहर निकले। माही जब बैक सीट से निकल रहे इंसान को देखती है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो एकदम से एमके का हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को, जल्दी यहाँ से चलो। वो एमके को लेकर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन एमके तो बस उसे ही देख रहा था। वो कभी माही के चेहरे को देखता तो कभी उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता। एमके माही की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसे आने वाले खतरे से कोई मतलब नहीं था। वह माही की कमर को कस के पकड़कर उसे एक टक निहारने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी फीलिंग थी। एक अजीब सा राज छिपा हुआ था उसकी आंखों में।
लेकिन माही तो सिर्फ उन काले कपड़े पहने लोगों को ही देख रही थी जो आसपास किसी को ढूंढ रहे थे, और कुछ लोग एमके की कार के पास मौजूद थे। वो खुद से बोली, अंडरस्कोप, ये कयामत यहाँ पर कैसे आ गया? माही देखती है, कयामत एमके की कार के अंदर झांककर देख रहा था। फिर वह आसपास देखते हुए अपने गार्ड को ऑर्डर देता है, अंडरस्कोप, उसकी लोकेशन हमें यही मिली है, जल्दी करो, उसे ढूंढो। हो सकता है उसने मास्क ना पहने हो, तो हम उसे पहचान ना पाए, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा है। जल्दी करो, वो एमके मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वह मेरा हुक्म का इक्का है, मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। इतना कहते ही वह माही की कार की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर माही परेशान होकर बोली, अंडरस्कोप, कार के अंदर तो शायद तूफान है। माही एमके को देखती है और परेशान होकर बोलती है, अंडरस्कोप, एमके कुछ करो। अगर कयामत ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें पता है ना वह कैसा है? वह एक नंबर का घटिया इंसान है। एमके उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके चेहरे को सहलाता है और उसकी गर्दन पर अपने सर को रखकर उसके बालों के साथ खेलने लगा। उसकी इस हरकत से माही बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वह जोर से उसके सीने पर मारते हुए बोली, अंडरस्कोप, तुम पागल इंसान, क्या तुम इंसानों जैसे बर्ताव नहीं कर सकते हो? कभी कभी तो मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें इंसान के भेष में बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें तो जानवर का रूप देना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम होती है तब मुंह बंद करके बैठ जाते हो। क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? माही की आवाज धीरे थी, क्योंकि अगर वह तेज बोलती तो हो सकता था कयामत और उसके लोग उसकी आवाज सुनकर उन्हें ढूंढ लेते। एमके को उसकी मार से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी कमर में अपने दोनों हाथ को लपेट लेता है। काफी देर बाद उसने बहुत ही धीमी और मैग्नेटिक आवाज में कहा, अंडरस्कोप डार्लिंग, मुझे नींद आ रही है। माही का सिर चकराने लगा था। वह दांत पीसकर बोली, अंडरस्कोप, लोग मुझे आलसी कहते हैं, पर मुझे तो लगता है मुझसे बड़े तुम आलसी हो। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? और खबरदार, अगर मेरे कंधे पर से रख कर सोए तो मैं कोई बाहुबली नहीं हूं जो तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाऊंगी। चुपचाप अपनी आंखों को खोलो। माही देखती है कि एमके ने अपनी आंखें बंद की हुई है। उसे घबराहट हो रही थी, कहीं ये आदमी सच में ऐसे ही ना सो जाए, क्योंकि एमके बहुत अजीब था, जिसे आज तक माही भी नहीं समझ पाई थी। वह जानती थी एमके कभी भी कुछ भी कर सकता है, और अगर उसने कहा उसे नींद आई है तो वह जरूर उसके कंधे पर सर रखकर भी यही खड़े खड़े सो सकता है। माही इस बार प्यार से रिक्वेस्ट करती है, अंडरस्कोप, एमके, कयामत इस वक्त हमारी तरफ बढ़ रहा है। तुम्हें पता है ना, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वह जरूर तुम्हें पहचान जाएगा और तुम्हारा असली चेहरा भी देख लेगा। वैसे तो मुझे तुमसे बहुत नफरत है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मेरे करीब आकर मेरी नफरत को खत्म कर दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर अभी तुमने हेल्प नहीं की तो मैं इस शहर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम मुझे कभी देख भी नहीं पाओगे। मेरी धमकियों को हल्के में मत लेना एमके। माही बहुत ही सीरियस होकर बोल रही थी। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक के मूड में है। एमके उसकी इतनी सीरियस आवाज सुनकर अपनी आंखों को खोलता है और उसे देखता है। माही को लगा वह कुछ करेगा, पर एमके फिर से उसके गर्दन पर अपने सर को रखकर सो गया। माही गुस्से में कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही उसे एमके की बेहद शांत और कर्कश आवाज सुनाई दी, अंडरस्कोप, पर मुझे क्या मिलेगा बदले में? उसकी आवाज माही को अंदर तक डरा रही थी। माही एक गहरी सांस लेकर देखती है कयामत आगे आ रहा है, तो वह अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, अंडरस्कोप, मैं तुम्हारी कोई एक शर्त पूरी करूंगी। ये सुनकर एमके के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। वह बिल्कुल डेविल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मकसद ही माही को फंसाना था। अब माही फंस चुकी थी, इसलिए वो उससे दूर हो गया। अब एमके एकदम एनर्जेटिक लग रहा था।
MK अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है। माही को ये थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसके ऐसा करते ही आसपास जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। माही MK के शर्ट को कस के पकड़ लेती है और आसपास देखने लगती है। कयामत और उसके गार्ड्स सभी उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। उन्होंने MK की आवाज को नहीं पहचाना क्योंकि वह थोड़ी अजीब थी। कयामत आवाज की दिशा में देखते हुए हंसकर बोला, अंडस्को, जरूर वो उस दिशा में होगा, क्योंकि मैंने अक्सर उसे बाघ और चीता के आसपास देखा है। उस MK का दोस्त भी तो इस जंगल में रहता है। उसके इतना कहते ही कयामत और उसके गॉड्स उस दिशा में जाने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर MK जल्दी से माही का हाथ पकड़ता है और माही की कार में बैठकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वह लोग माही के घर के सामने खड़े थे। अब जाकर कहीं माही को होश आया था। वह आसपास देखती है तो हैरानी से बोली, अंडस्को, ये तो मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? MK उसकी आंखों में देखता है, फिर बिना कुछ बोले उतर गया। तूफान भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है। वो दोनों माही के घर में ऐसे जा रहे थे जैसे यह माही का नहीं बल्कि उनका घर हो। माही हड़बड़ाते हुए कार से उतरी और उसके पीछे भागने लगी। उसे अभी भी अपने कंधे पर दर्द हो रहा था क्योंकि MK ने काफी जोर से काटा था। माही का एक हाथ उसके कंधे पर था और वो भागते हुए आसपास देख रही थी, कहीं उसकी मॉम ना हो, लेकिन अंदर कोई नहीं था। MK सीधा माही के रूम में जाता है और उसके बेड पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड झलक रहा था। माही को ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से फंस चुकी हो। वो एक पिल्लो उठाकर MK के मुंह पर फेंककर बोली, अंडस्को, तुम घटिया इंसान। तुम मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम तक आ गए। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही MK बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, अंडस्को, तुमने कहा था तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगी। मुझे आज रात यही सोना है तुम्हारे पास। माही आगे कुछ कहती कि MK उसे एक गुस्से वाला लुक देता है। वो एकदम जंगल के शेर की तरह लग रहा था जिसे माही भड़का नहीं सकती थी, वरना उसका नुकसान माही को ही होता। MK के गोद में तूफान आकर बैठ गया। वह तूफान के बालों को सहलाते हुए माही की तरफ इशारा कर अपने मैग्नेटिक वॉइस से बोला, अंडस्को, मॉम को बुलाओ। तूफान माही को देखकर म्याऊं करता है। माही मुंह फुलाकर बोली, अंडस्को, मैं किसी जानवर की मां नहीं हूँ, समझे? अपने इस बिल्ली को उठाओ और निकलो यहाँ से। MK इग्नोर करके दोबारा तूफान से बोला, अंडस्को, अगेन। तूफान माही को देखकर फिर से बोला, अंडस्को, म्याऊं। MK को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वह तूफान के बालों को सहलाकर खतरनाक तरीके से बोला, अंडस्को, गुड बॉय। वहीं दूसरी तरफ कयामत और उसके लोग जंगल में MK को हर तरफ ढूंढ रहे थे। उन्हें शेर की आवाज सुनाई तो दी थी, मगर शेर कहीं मिला नहीं। ना चाहते हुए भी वह लोग जंगल के बाहर आ गए। तभी कयामत की नज़र उस जगह पर पड़ी जहां पर MK और माही के कार खड़ी थी। वह देखकर हैरान था कि वहां अब कोई भी नहीं, कार खड़ी नहीं है। वो एकदम से बोला, अंडस्को, MK की कार कहाँ गई? और जो दूसरी कार खड़ी थी वह कहाँ गई? एक गार्ड बहुत ज्यादा डर गया था। उसने जवाब दिया, अंडस्को, बॉस, हम सब तो जंगल के अंदर थे। तो उसने इतना कहा ही था कि कयामत एक जोरदार थप्पड़ उसे मारते हुए उसे उसके बाजू पर एक गोली मारते हुए गुस्से में दहाड़ा, अंडस्को, तो सबको जंगल के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? मौका पाते ही जरूर वो अब भाग गए होंगे। जाओ और पता करो वह लोग कहाँ गए हैं। उसके गॉड्स डरते हुए जल्दी से वहां से चले जाते हैं। कयामत एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मारते हुए गुस्से में बोला, अंडस्को, MK, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे चेहरे से वह पर्दा हटाऊंगा। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा कैसा है जो तुम अपना चेहरा लोगों से छुपाते फिरते हो। एक बार मैं तुम्हें अच्छे से कंट्रोल कर लूं, फिर तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी आंखों के सामने वह करूंगा कि मेरे नाम से ही तुम्हें डर लगेगा।
कहकर वो ठहाके मारकर हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ खुराना महल में एमके की मॉम को अभी भी रूम के अंदर बंद करके रखा गया था। यामिनी जी आराम से लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तभी एक नौकरानी जो काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, उसने डरते हुए कहा, अंडरस्को मैडम, वह बड़ी मैडम ने कुछ नहीं खाया है जब से उन्हें रूम में बंद किया गया है। उसने इतना कहा ही था कि यामिनी जी गुस्से में बोली, अंडरस्को क्या वह तुम्हारी रिश्तेदार लगती है? तुम्हें ये काम करने के पैसे मैं देती हूँ और चिंता तुम्हें उसकी है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं? ये सुनकर वह नौकरानी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। तो ये यामिनी जी गुस्से में बोली, अंडरस्को निकलो यहाँ से। वह नौकरानी डरते हुए भाग गई। तो यामिनी जी हंसते हुए उस रूम की तरफ देखती हैं जहां पर एमके की मॉम को बंद करके रखा गया था। फिर वह दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को बेहतर होगा यह मर जाए। बुढ़िया कही कि और उसका बेटा भी। उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी। फिर वह पान निकालकर खाने लगी। दूसरी तरफ पंछी अपने रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसने खुद से कहा, अंडरस्को एक काम करती हूँ, जाकर माही से बात करती हूँ। वैसे भी मैं बोर हो चुकी हूँ और मुझे उससे पूछना है कि वह उस समय इतनी जल्दी में क्यों गई थी। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। कहते ही वह अंगड़ाई लेते हुए माही के रूम की तरफ जाने लगती है। उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। पंछी रूम के बाहर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाकर बोली, अंडरस्को माही क्या तुम जग रही हो या सो गई हो? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, बहुत बोरिंग फील हो रहा है। माही जो अंदर सोफे पर बैठी एमके और उसके तूफान को घूर रही थी, जो उसके बेड पर कब्जा जमाए थे, वो एकदम से पंछी की आवाज सुनकर घबरा जाती है। कंटिन्यू। क्यों नफरत करती है माही एमके से? क्या मक उसकी नफरत को खत्म कर देगा? क्यों मक ने खुद को छुपा रखा है लोगों से? क्या पंछी देख लेगी मक को माही के रूम में? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू।